नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मौर्य आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आनंद वायरल में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री से बिलियन चैप्टर से परासरण के प्रकार, अंतः परासरण, बाह्य परासरण और परासरण दाब विस्तरण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में बताना है ये हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है 2 से 3 नंबर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, परासरण किसे कहते हैं? जब अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में तनु विलयन और सांद्र विलयन एक दूसरे के संपर्क में आने पर तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। जब अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में, देखिए, एक हमने बीकर ले लिया है और यहाँ बीचों बीच ये हमने लगा दिया है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली की एक तरफ रख दिया है हमने तनु विलयन और दूसरी तरफ रखा है हमने सांद्र विलयन। देखिए, तनु विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जब अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में तनु विलयन और सांद्र विलयन, अभी तनु विलयन और सांद्र विलयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद क्या करना है? तनु विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। तो यही क्रिया परासरण कहलाती है। देखिए, तनु विलयन है, इसमें विलायक के कण है, विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी क्रिया को हम परासरण कहेंगे। ठीक है, तो जब अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में तनु विलयन और सांद्र विलयन एक दूसरे के संपर्क में आने पर तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। आपको बस ध्यान देना है, ये थोड़ा टफ वर्ड है, अर्धपारगम झिल्ली। बस अर्धपारगम झिल्ली याद कर लीजिए। तनु विलयन और सांद्र विलयन ये तो आप सुनते ही रहते हैं। चलिए, परासरण के प्रकार की बात करेंगे। देखिए, परासरण के 2 प्रकार होते हैं, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। सबसे पहले बात करेंगे हम अंतः परासरण की। तो देखिए, जब किसी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है, उसे उससे हल्के विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी पदार्थ को उससे हल्के विलयन में डुबोया जाता है तो बाहर से विलायक के कण अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। विलायक के कणों का अंदर की ओर प्रवाह अंतः परासरण कहलाता है। जैसे देखिए, किशमिश को जल में रखने पर किशमिश का फूल जाना। जब हम किशमिश को जल में रखते हैं तो वो फूल जाता है। जैसे चना भी हो गया, चनों को भी पानी में रखते हैं तो चना फूल जाता है। देखिए, जब किसी पदार्थ को, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए आप चना है, अब चना को उससे हल्के विलयन में डुबोया जाता है यानी कि जल में, तो बाहर से यानी कि जल जो है वो चने में हमारे प्रवेश कर जाता है। तो बाहर से विलायक के कण अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। बाहर से विलायक के कण अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। बस यही विलायक के कणों का अंदर की ओर प्रवाह, विलायक के कणों का अंदर की ओर प्रवाह अंतः परासरण कहलाता है। हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया है कि किशमिश को जल में रखने पर किशमिश का फूल जाना। दोस्तों, बात करते हैं बाह्य परासरण की। देखिए, बाह्य परासरण क्या होता है? जब किसी पदार्थ को, इसका ठीक उल्टा है, जब किसी पदार्थ को उससे गाढ़े विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी पदार्थ को उससे गाढ़े विलयन में डुबोया जाता है तो अंदर से विलायक के कण, आपकी अंदर से, देखिए कह रहा है, अंदर से विलायक के कण बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं। विलायक के कणों का बाहर की ओर प्रवाह बाह्य परासरण कहलाता है। देखिए, जैसे किशमिश का उदाहरण दिया, किशमिश को सीरे में रखने पर किशमिश का सिकुड़ जाना बाह्य परासरण है। दोस्तों, किशमिश को जब हम सीरे में डालते हैं तो किशमिश सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर का जो भी विलायक के कण रहते हैं वो अंदर से बाहर की ओर प्रवाह करते हैं जल में। तो किशमिश क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जब किसी पदार्थ को उससे गाढ़े विलयन में डुबोया जाता है तो अंदर से, जैसे किशमिश है, किशमिश को सीरे में डुबोया गया तो किशमिश के अंदर से विलायक के कण निकलेंगे, अंदर से विलायक के कण बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं। बस यही विलायक के कणों का बाहर की ओर प्रवाह बाह्य परासरण कहलाता है। किशमिश को सीरे में डालने पर किशमिश का सिकुड़ जाना बाह्य परासरण है। ये हमने एक उदाहरण बता दिया है। दोस्तों, बात करते हैं परासरण दाब की। परासरण दाब ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है 2 नंबर का। देखिए, परासरण दाब बहुत ही सिंपल है। वह बाह्य दाब जिसे आरोपित करने पर तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन में प्रवाह रुक जाए, उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। अगर आप इसे और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह बाह्य दाब जिसे आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है।
बहुत छोटी लाइन है। वह वायदा जिसे आरोपित करने पर, अब इसके आगे नहीं बोलना है आपको, बोलना है वह वायदा जिसे आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है उस विलयन का, ठीक है। और दोस्तों विसरण क्या है, विसरण को जान लीजिए। विसरण भी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए विसरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है फैलाव। विसरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है फैलाव। जब कोई पदार्थ अपने चारों ओर के माध्यम में फैलता है, कोई भी पदार्थ है अपने चारों ओर के माध्यम में फैलता है तो इसे विसरण कहा जाता है। जैसे विसरण की क्रिया गैस और द्रव में होती है, गैस और द्रव में होती है, ठोस में नहीं होती है विसरण की क्रिया। देखिए जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, अगरबत्ती की गंध का चारों ओर फैल जाना गैसीय विसरण है। जब हम अगरबत्ती को कमरे में जलाते हैं तो वो कमरे में चारों ओर फैल जाता है, तो ये गैसीय विसरण है। अब देखिए जल में रंग का फैलना, जल में जब होली के दिन हम जल में रंग घोलते हैं तो वो फैल जाता है जल में पूरी तरह से, तो ये क्या है, द्रव में विसरण है, द्रव में विसरण। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बताए गए टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।